हम लोग पुलिस वाले अपनी बहुत सारी चीज़ों को लिखते नहीं हैं, सिर्फ समाज के बीच में छोड़ देते हैं ताकि समाज में से ही कोई याद भी करे, उसको रिकॉर्ड भी करे और किसी न किसी रूप में उसको समाज के सामने पेश भी करे। ये दिल को छू लेने वाले अल्फाज हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर के श्री दिलबाग सिंह जी के। इन्होंने इस पुलिस फोर्स को नई बुलंदियों की राह पर चलाया है। इनसे आज हम खास बातचीत करेंगे जेके न्यूज़ टुडे के चैनल पर। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जब भी एक डायरेक्टर जनरल पुलिस से बातचीत होती है तो लाजमी होता है कि जिक्र हो टेररिज्म का, लॉ एंड ऑर्डर का, सिविक एक्शन वगैरह वगैरह। पर इनसे कुछ हटकर हम जो बात करेंगे आपसे वो ये है कि किन कठिनाइयों से रोज़ आपको गुजरना पड़ता है। देखिए, पुलिस का काम अपने आप में एक बहुत चुनौती भरा काम रहता है और जम्मू कश्मीर में अगर पुलिसिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पे इतने मुश्किल हालात में पुलिस को काम करना पड़ता है जितना जहाँ पर। और उसके चलते सुबह से शाम 24 घंटे पहले तो ये चिंता लगी रहती है कि हम लोग जिस तरह के माहौल में काम करते हैं उसमें अपने लोग सुरक्षित रहें और उसके साथ साथ जिनकी सिक्योरिटी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है पुलिस की, उनकी भी सिक्योरिटी और सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो हैं वो रहें। इसके साथ बहुत बड़ी इवेंट्स जम्मू कश्मीर के इस एरिया में एक के बाद एक चलती रहती हैं और मान लीजिए कि वो जो इवेंट्स हैं वो हर इवेंट एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर के सामने आती है। जैसे अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उससे पहले कोविड के चलते श्री माता वैष्णो देवी का सिलसिला शुरू हुआ यात्रा का फिर से। इसके बीच में जगहों जगहों पर यात्राएं, मेले और बड़ी इवेंट्स रहती हैं और फिर बीच में जो प्रोग्राम वीआईपी विजिट्स के और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ के, डेलीगेशंस के विजिट्स के, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के जो डे टू डे बेसिस पे चलते रहते हैं, उस पे प्रिवेंटिव साइड के ऊपर जो लोग अमन को जहाँ पर नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ रोज़मर्रा की कार्रवाई लगभग हर रोज़ उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है और उसमें से कौन लोग हैं जिनको आइसोलेट किया जाए, जिनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं मान लीजिए कि हर रोज़ के काम का एक हिस्सा है और फिर जो बड़ी चुनौतियां साथ साथ आती हैं उनका मुकाबला करना, उसके लिए तैयारी करना, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अहम और जिम्मेवारी के काम हैं। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग इन सब चुनौतियों के बावजूद अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा पाए हैं। सर, इतना बड़ा काम और एक ह्यूमन बीइंग को अपने लिए समय चाहिए, वो निकाल पाते हैं कि नहीं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितना काम करने में इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलती है उतना शायद आराम में और बैठने में नहीं मिलती है। और मैं तो ये देखा है पिछले लंबे अरसे से कि जितना ही काम करते हैं उतना और ज़्यादा काम करने की जो है वो चाहत पैदा होती है, क्योंकि जिम्मेवारियाँ इतनी बड़ी हैं, ये भी मुकद्दर से किसी के हिस्से आती हैं। सब किसी को इतनी बड़ी जिम्मेवारियाँ निभाने का मौका नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें जो मौका मिला है और इसमें अगर मुझे लगता है कि दिन के 24 की जगह 28 घंटे भी होंगे तो भी कम लगते हैं। फिर भी जितना फिजिकल ज़रूरतें आपकी नींद की, आराम की, खाने की, पानी की, उसके लिए तो टाइम निकाले बगैर गुजारा दी हैं, उतना टाइम तो निकालते हैं। कभी कभी कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, इन चीज़ों पे तो करते हैं, जिम्मेवारी का हिस्सा है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सर, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और उनके लिए समय निकाल पाते हैं? मेरा कुछ ज़्यादा मैंने इस तरह की हॉबीज़ नहीं रखी जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जिसके लिए आपको ख़ास इंतज़ाम करना पड़े, इस तरह का नहीं है। पढ़ने पढ़ाने का है तो किताब साथ में होती है। जब कभी मन करता है, जहाज़ के सफ़र होता है, कभी जम्मू श्रीनगर जाते हैं या जम्मू से दिल्ली या श्रीनगर से दिल्ली जाना पड़ता है, तो उसके बीच में कभी कभार पढ़ने का मौका, कभी दो चार पन्ने जो है वो फरोलने का मौका घर पे मिल जाता है जब कभी थोड़ा बहुत फुर्सत हो। और उसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों में नहीं रखता हूँ। रोज़मर्रा में छोटा मोटा ऊपर वाले का नाम लेने के लिए 5-10 मिनट मिल जाएं तो वो अच्छा लगता है, दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। शाम को ऊपर वाले को याद कर लें दिन समाप्त करने के बाद शुक्रिया करने के लिए, तो वो भी अच्छा लगता है।
उसके अलावा जो टाइम थोड़ा बहुत बचे फैमिली में बच्चों के साथ, जितना भी टाइम मिल जाए उनके साथ बैठ के टाइम बताना जो है वो सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चे शिकायत तो नहीं करते टाइम बच्चों कम को हो? शिकायत नहीं है, बच्चों ने सारी उम्र देखा है, ये सारा कुछ काम करते करते वो देखते देखते ही बड़े हुए हैं, तो उनको इस बात की शिकायत कम ही रहती है। मुझे ज़रूर शिकायत रहती है कि मैं उनको टाइम कम देता हूँ, उनको मेरे से ज़्यादा शिकायत नहीं रहती है। सर एक पर्सनल सवाल और कि फिल्म में कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है? देखिए मुझे जितने भी नेशनलिस्टिक थीम के ऊपर फिल्में होती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में बनी हों, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा वही अच्छी लगती हैं। और दूसरे नंबर पे जो फैमिली मूवीज़ होती हैं जिसमें फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर, बुज़ुर्गों का एहतराम करने का, आपसी प्यार मोहब्बत से घर में रहने का, एक दूसरे का इज्जत मान सम्मान करने का, ये दोनों तरह की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब तो काफ़ी अरसा हो गया फिल्म देखी नहीं है कोई। सर कोविड टाइम में रिलीज भी नहीं हुई। रिलीज़ भी नहीं हुई और मौका भी नहीं लगा है मुझे। परसों मैंने आधी मूवी देखी, किसी चैनल पे चल रही थी, श्रीनगर गया था, तो पोखरान मूवी थी, तो जो पोखरान में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। इस तरह की और भी मूवी जो नेशनलिज्म को मजबूत करती हैं, तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। जब भी कभी मौका लगे तो उनको देखने का, कभी टीवी पे भी हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि देख लूँ। बट अदरवाइज़ ख़ास तौर पे मूवी के लिए टाइम निकालना, जब मूवी के लिए जाना को बहुत ज़्यादा इन दिनों मौका नहीं लगता है। सर पसंदीदा खेल कौन सा आपका? पसंदीदा खेल में तो मैं छोटी मोटी चीज़ें, सब देहाती बैकग्राउंड से हूँ, तो जो चीज़ें दौड़ भाग वाली हैं वो ज़्यादा पसंद हैं, खड़े रहने की बजाय, जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, फिजिकल मेहनत जिसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। बचपन में तो कबड्डी भी खेलते थे, खो खो भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, सब कुछ खेलते थे। मगर इन दिनों जब भी कभी मौका मिला तो थोड़ी जगह में अगर को खेल कूद कर पाए, तो बैडमिंटन होता था, हमारा अपना कोर्ट था पुलिस का, उसमें खेल लेते थे। लॉन टेनिस सीखने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ मगर ज़्यादा खेल नहीं पाया। गोल्फ बार बार कोशिश करता रहा, छोड़ता रहा, थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, मगर अब पिछले 2.5-3 साल से मैंने बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया, वो खेल नहीं पाया हूँ। तो अभी तो थोड़ा बहुत वॉक और जो फिजिकल एक्सरसाइजेस घर पे होती हैं उतने में ही गुजारा करना ढाई पड़ता है। 3 साल से तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी भी कुछ ज़्यादा ही रही जी है इस बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जो अमरनाथ यात्रा का आपने जिक्र किया, इस बार की यात्रा में क्या कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस होंगे? एक्स्ट्रा इसलिए मुझे लगता है चैलेंजेस थोड़े बहुत पहले के मुकाबले में होंगे, क्योंकि एक तो पिछले साल की यात्रा नहीं हुई, तो बहुत लोगों की तमन्ना रहती, इच्छा रहती है कि वो श्री अमरनाथ जी की यात्रा आएँ और होली गुफा में आके हाजिरी दें, दर्शन करें। तो जो 1 साल का ब्रेक बीच में रहा, उससे लगता है कि इस साल नंबर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस बढ़े हुए नंबर को कैटर करने के लिए देखना होगा। दूसरा ये कि हालात मौसम के ऐसे ही लगभग हर साल रहते हैं कि जब यात्रा रुकती है तो उस वक़्त रश बहुत अलग अलग जगहों पे पड़ जाता है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ नहीं पाई है। वो मुझे एक बात की तकलीफ़ रहेगी कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह पर ट्रांजिट कैंप्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती और लोग ज़्यादा तादाद में आते हैं, उनकी सुख सुविधा जो है बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ होती है। हालांकि टेम्प्रेरी किस्म के और बहुत ही मान लीजिए कंटिजेंसी किस्म के जितने अरेंजमेंट है वो तो किए जाते हैं, मगर लंबे टाइम अगर यात्रा रुकती है तो वो एक चुनौती बन जाती है, एक दिक्कत हो जाती है। उसके लिए हम लोग को कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग एडिशनल कैंप्स अगर को आइडेंटिफाई करें, सेटअप कर सकें। सुरक्षा हर साल एक चुनौती रही, पहले भी जब एक अनंतनाग ज़िला में यात्रा के साथ टेररिस्ट कार्रवाई हुई, तो तब से लेकर के ये और भी ज़्यादा सेंसिटिविटी सिक्योरिटी की बढ़ गई। वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, राइट फ्रॉम कठुआ ऑनवर्ड पूरी यात्रा को पूरे रास्ते पे सिक्योर करना, कैंप्स पे सिक्योर करना, इसके स्मूथ फ्लो को मेंटेन करना। मगर मुझे उम्मीद है कि हमारे अपना जो फोर्स का और बाकी जो एजेंसीज फोर्सेस काम करती हैं उनका तजर्बा बहुत हो गया है यात्रा को कंडक्ट करने का। इस बार भी हम यात्रा को अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे और सारी जिम्मेवारियां यात्रा से रिलेटेड जो अच्छे से निभ जाएंगी। नारकोटिक्स और ड्रग्स जो हैं वो कितना बड़ा चैलेंज और मुश्किल बनती ये जा रही? बहुत बड़ी चैलेंज पंजाब के बाद अब जहां बन के उभरने लगी है। पिछले कुछ एक सालों से जो नेक्सस टेररिज्म के साथ नार्को ट्रेड का है, वो बड़ा करीबी नेक्सस जो है वो जहाँ पर भी नज़र आने लगा है।
लाखों करोड़ों की तादाद में जो नारकोटिक्स के जरिए से जो पैसा आता है वो टेररिज्म में पंप इन किया जाता है, और टेररिज्म को चलाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, इनको तनख्वाहें और ऑनरेरियम देने के लिए जो मिलिटेंट्स को और OGWs को देते हैं। पिछले 2-3 साल में इतने बड़ी हमने कैश और नार्को की जो कंसाइनमेंट्स पकड़ी हैं जिसका पुराना कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं था। मुझे लग रहा है कि ये जैसे पंजाब में एक स्टेज के ऊपर ऐसे मान लीजिए मीन्स ऑफ फंडिंग टेररिज्म इन अ बिग वे हमारे पड़ोसियों की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, उसी तर्ज पे जहाँ पर भी हो रहा है। और दूसरा, पंचिंग द यूथ, एक वो भी एक है कि जब पंजाब ने टेररिज्म को गुड बाय कहना शुरू किया तो टेररिज्म के साथ साथ नारकोटिक्स में यूथ को इतना ज़्यादा उलझा दिया गया कि बहुत सारी लोगों की जवानी तबाह हो गई, घर बर्बाद हो गए। इस तरह की एक मुझे लगता है कि साजिश जहाँ भी है कि कश्मीरी बच्चों को, जम्मू के बच्चों को ड्रग्स में लगा करके उनकी जवानी को, उनके कैरियर को बर्बाद करें, उनके जो आने वाले फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें, और जहाँ जो खुशहाली के माहौल को मंदहाली में तब्दील करें, ये एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल करने की साजिश नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि नौजवान को, हमारे समाज को सतर्क होना पड़ेगा इस साजिश से। अगर इस साजिश के चलते हम लोगों ने जल्दी इसको रोकने की कार्रवाइयाँ नहीं करी, अपने आप को कंट्रोल में नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिनों में बन जाएगी। सर, जब हम टेररिज्म की बात करें तो 1990 में जब टेररिज्म शुरू हुआ था तो आज जो टेररिज्म है उन दोनों में फ़र्क क्या है, पैटर्न में देखिए, फ़र्क? 1990 के टेररिज्म में टेररिस्ट की तादाद बहुत बड़ी थी, शुरुआत थी, हज़ारों में गए, हज़ारों में आए, और उनको समझ ही नहीं आती थी कि जो हथियार वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए उनके साथ करें क्या। नया नया वायलेंस का दौर था, इंसिडेंट्स की गिनती बहुत होती थी मगर ग्रेविटी जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तब हिट एंड रन किस्म के केस होते थे, और उस तरह का माहौल नहीं था कि जहाँ ज़्यादातर ये लोग इंसिडेंट के बाद पकड़े मारे जाएं। धीरे धीरे जो पुलिस का रिस्पांस, जो फोर्सेस का रिस्पांस, उसमें रिफाइनमेंट आने लगी और बड़ी हद तक मिलिटेंसी के ऊपर काबू पाया गया। मगर इसके साथ साथ इनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं टेररिज्म को सस्टेन करने की और लंबी फाइट देने की, वो भी बढ़ती गई। पिछला आपने इनकाउंटर देखा, 48 आवर्स शोपियां में जो इनकाउंटर रावलपुरा में हुआ तो 48 आवर्स चलता रहा। इतने लंबे इनकाउंटर्स का रिवाज पहले नहीं होता था, 2-3 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई ख़त्म हो जाती थी। इतनी तकड़ी हाइड आउट बना के और उसके अंदर फर्मली अपने आप को रहना और फिर अपने आप को बचाते रहना, इतना लंबा अरसा वो नहीं था। दूसरा, एक और चीज़ जो बेहतर अभी हो गई कि तब हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ भी उस मुकाबले में बहुत कम थी। आज हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन भी किसी ऑपरेशन को लॉन्च करना पड़े तो हम 10 दिन बराबर ग्राउंड को होल्ड कर सकते हैं, और ग्राउंड के ऊपर अपने आप को कामयाबी के साथ ऑपरेशन को ख़त्म करके ही वापस लौटने की जो भी कैपेसिटी हम लोग रखते हैं। उसके चलते ज़्यादा देर जो मिलिटेंट का लंबा देर अगर ऑपरेशन में टिकने का है तो उनसे कहीं ज़्यादा लंबा देर टिकने की जो काबिलियत है वो हमारे लोगों के बीच में आ गई है। वेपनरी और स्किल्स के लिहाज से भी हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो थोड़ी बेहतरी उनकी साइड से है। अब गिनती कम है पहले के मुकाबले में, मिलिटेंसी बिल्कुल लोएस्ट वेब के ऊपर इस वक्त आ चुकी है। नंबर बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ये नंबर 0 पे भी आएगा, और जहां पर मिलिटेंसी फ्री जोन जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस मिल करके इसको करेंगी, और तब आवाम के साथ वही माहौल जो प्री-90s का होता था, जिसमें लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपने अपने कामकाज के ऊपर गामजन रहते थे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिना किसी डर के, खौफ के बताते थे, उस तरह का माहौल फिर से होगा, और जिनके की खुशहाली और तरक्की और ज़्यादा जो हो पहले से हो सकेगी। सर, आप शुरू से फील्ड पोस्टिंग में रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उस वक्त पुलिस की इन्वॉल्वमेंट एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में और आज में क्या फ़र्क है पुलिस की इन्वॉल्वमेंट? बहुत बड़ा फ़र्क है। असल में जैसे मैंने कहा है कि शुरू में तो हम लोग 303 मॉडल वाले थे, और ज़्यादा से ज़्यादा SLR और कारबीन के अलावा हमारे पास कोई वेपन नहीं होता था। हमारे पास ही नहीं बल्कि आर्मी के पास भी नहीं होता था। मुझे याद है, मैं
कुपवाड़ा में पोस्टेड था। लेट 80s में हम लोगों ने AK-47 वहाँ से पकड़े, मिल्टन से, JKLF वालों से, मकबूल भट्ट के भाई और बाकी लोगों से 20-21 वेपन पुलिस ने पकड़े। तब पुलिस जाके खाली हाथ जाके भी मिल्टन का वेपन पकड़ के ले आती थी। वेपन आए तो थे मगर मिल्टन को चलाने का भी इल्म नहीं था और आदेश भी नहीं थे शायद अभी के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो तब जो वेपन लाते थे तो फौज वाले भी हमें सिफारिश करते थे कि वो वेपन जो पकड़ा हमें भी देखने के लिए भेजो कि वो कौन सा वेपन आप लोगों ने पकड़ा। क्लैशनकोव कहते थे तब इनको, और वो क्लैशनकोव देखने के लिए फौज से सिफारिश आती थी कि पुलिस ने जो पकड़े हमें भी दिखाओ। तब आर्मी के पास भी ये वेपन नहीं था। तो अब धीरे धीरे कौन सा वेपन है आज जो हमारे पास नहीं है, फौज के पास नहीं है। तब ये लोग तो रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े बंदूकचे लेके आते थे, क्लैशनकोव लेके आते थे, किरण कोब छोटी सी राइफल लेके, पिस्टल दुनिया भर के किस किस मॉडल के इनके पास नहीं थे, मगर हम लोगों के पास वही स्टैंडर्ड जो पुराना मटेरियल था। आज इनके मुकाबले में हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं। फोर्सेस के पास हर तरह का वेपन है, और छोटा बड़ा, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के दौरान। और मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस पहले के मुकाबले में बहुत बड़ी ताकत बन गई है। तब हम लोग समझ लीजिए कि एक बच्चे के माफक थे मिल्टन सी के सामने, टेररिज्म के सामने। आज जम्मू कश्मीर पुलिस मैच्योर हो गई है, आज अडल्टहुड में आ गई है और पूरा डट के मुकाबला करती है। और ख़ास तौर पे हमारी जो SOG है वो तो अपने आप में एक नाम है। उनकी काबिलियत को तो हर कोई मानता है, हर जगह पे उनके काम की सराहना होती है। बहुत सारे साथी हमारे काम करते पुलिस के और ख़ास तौर पे SOG के शहीद हुए, हम उनको हमेशा सलाम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सब लोग सल्यूट करते हैं। मगर ये काबिलियत का इस मेयार तक पहुंचना जो है, इसमें बहुत कुर्बानियाँ भी लगी, बहुत मेहनत भी लगी। टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें हर लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट की सतह पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पे, पुलिस महकमे की लीडरशिप की सतह पे बहुत लंबे अरसे से काम चला है जहाँ तक पहुँचने में। और मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेस है इन द कंट्री, जो अपने काम में बिल्कुल अपने प्रोफेशनल तरीके से लगी हुई है। सर, टेररिस्ट की कितनी तादाद होगी इस वक्त, और ये जो समर आ रही है इसमें बढ़ेगी तादाद? ये फिगर कभी 300-400 से ऊपर रहती थी, आज ये फिगर ले दे के 200 के आसपास आ गई है। पिछला साल अगर देखें तो हमारी बॉर्डर की ग्रिड बड़ी मजबूत रही और बड़े सालों में इन्फिल्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे पिछले साल में रही। मिल्टन सी में ऑपरेशंस की अगर तादाद देखें तो बहुत बड़ी तादाद रही पिछले साल में, और बहुत ही बड़ा एक एक नंबर जो था मिलिटेंट्स का वो सर्कुलेशन से ख़त्म किया गया। चाहे उनकी न्यूट्रलाइजेशन का सिलसिला हो, चाहे उनकी पकड़ दकड़ का और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला हो। फिर इससे भी बड़ा काम जो सैकड़ों की तादाद में इनका सपोर्ट सिस्टम बनाने वाले लोग हैं, जिनको हम OGW कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, वैसे तो अंडरग्राउंड कहना चाहिए मगर क्योंकि छुप के काम नहीं करते मिलिटेंट की तरह, तो उनका जो तादाद है वो सैकड़ों की तादाद थी, जो इनको कहीं कोई राशन पानी, कहीं हथियार आगे से पीछे पहुँचाना, कहीं ग्रेनेड फेंकना फकवाना, कहीं सेलेक्टिव किलिंग करवाना, उसमें मदद करना। सो इनके लिए हाइड आउट बनाना, वहाँ तक राशन पानी पहुँचाना, जंगलों में ले जाना, रास्ते दिखाना, फॉरेन टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई करी गई। जो फिर लॉ एंड ऑर्डर को इंस्टिगेट करने वाले लोग थे कि इस तरफ इनकाउंटर चलता है, इस तरफ पत्थरबाजी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है ताकि मिलिटेंट को इनकाउंटर से बचा लिया जाए, उस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले लोगों को पहचानना, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना, ये 2-3 साल का जो ऑर्गेनाइज काम हुआ है, इसके चलते इस तरह के जो एलिमेंट हैं, जो सपोर्ट सिस्टम था मिलिटेंसी का, उसको बहुत तक हमने क्रश किया है। फंडिंग सिस्टम को बहुत बड़ी चोट मारी है। इनका जो फंडिंग के चैनल थे, चाहे वो नारकोटिक्स के आते थे, चाहे वो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए किसी न किसी बैंकिंग चैनल से आते थे, हवाला के चैनल से आते थे, उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। तो अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हर तरफ से हम इनके इकोसिस्टम को कंटेन करने की, कंट्रोल करने की और उसको वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी मिली है। आने वाले टाइम पे और ज़्यादा फोकस करेंगे उसके ऊपर। साइबर के एरिया में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि साइबर स्पेस का इस्तेमाल जो जहाँ के अमन दुश्मन एजेंसीज़ हैं, जो हमारे मुल्क की खुशहाली और लोगों की खुशहाली जिनको पसंद नहीं है,
सोशल मीडिया का इस्तेमाल अलग अलग प्लेटफॉर्म का बहुत हद तक करके जहाँ के यूथ को रेडिकलाइज करने में, मिलिटेंसी की तरफ धकेलने में उसका इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों ने काफ़ी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की है, मगर मुझे लगता है कि साइबर स्पेस को और अच्छे से मैनेज करना, कंट्रोल करना, वॉच करना और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करना हमारे आने वाले टाइम में और बड़ी ज़रूरत रहेगी और चुनौती भी रहेगी। इसके साथ हमारे पड़ोसियों ने कुछ ऐसे सेल कैम किए थे जो बंदा दुबई में बैठ करके या किसी और मुल्क में बैठ करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और वहाँ से मिलिटेंट को डायरेक्टली प्रवोक करता है, हर इंसिडेंट को मिस इन्फॉर्मेशन बना करके, मिस रिपोर्टिंग करके उसकी दुनिया में अलग तरह की पेशकारी उसकी करना चाहता है, जहाँ के यूथ को जो है वो इंस्टिगेट करना चाहता है। उस तरह के बहुत सारे लोग हम लोग विदेशों से भी उठा के उनको वापस ले आए हैं और उनको कानून की गिरफ्त में लाया है। और लोग अभी हमारे निशाने पे हैं जिनको जल्द ही टारगेट किया जाएगा, उनको भी लेकर के आएंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा फ्रंट पे जो इंफॉर्मेशन वारफेयर जिसको हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन वारफेयर को किस तरीके से हम लोग आगे ले जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए समझ लीजिए कि एक आने वाले टाइम में चुनौती है। इसमें हमें अपनी काबिलियत को और बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं अभी। सर, अंत में एक सवाल कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस को आपने इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है, इस फोर्स को लीड करने का मंत्र क्या रहा आपका? देखिए, जहाँ कोई बड़ा मंत्र नहीं है, लीडर किसी चीज़ का, किसी फोर्स का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होने का मतलब ये है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को, अपने साथी को पहचान सकें और उसके जज्बात को, उसकी ज़रूरतों को समझ सकें और अपने जज्बात और अपनी सोच जो है उसके साथ मिला सकें, ताकि हम लोग सारे के सारे एक ही तरह से सोचें। हम जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि जब हम काम करते हैं तो हम एक ही पेज पे हों, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं ना हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना हो। तो मेरा यही रहा है कि जहाँ छोटे सा छोटा जो लेवल है फोर्स का, उसको भी अपने साथ लेके चलना है और बड़े से बड़े अफसर को भी अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि फोर्स तभी बनती है जब पूरी जो मेंबर्स हैं वो एक टीम के माफक काम करते हैं। हर कोई अपने अपने खेमे में बैठ के काम करेगा तो कामयाबी नहीं होती है। सो हम लोगों की यही कोशिश रही है कि इस टीम को टीम के मेंबर की तरह पहले बन के देखना है और फिर टीम के लीडर की तरह बन के इस टीम को चलाना है। जब आप मेंबर बन जाते हैं टीम के तो आपको पता चलता है कि इस टीम की ज़रूरतें क्या है और फिर लीडर की तरह उस ज़रूरतों को पूरा कैसे करना है, फिर आप उसके लिए काम करते हैं। तो ज़रूरतों को पहचानना और ज़रूरतों को पूरा करना, दोनों चीज़ें साथ साथ चलें। फिर उनकी कौन से जज्बाती इश्यूज़ हैं तो आप तभी समझेंगे कि जब आपके जज्बात उनके साथ मेल खाएंगे। तो वो चीज़ें हम लोगों ने देखी, इनके बीच में चल के एक साथ चल के इतनी बढ़िया फोर्स है और हर काम करने के लिए हमेशा ये तैयार रहती है। सिर्फ इसको एक अपनापन एक चाहिए, एक शाबाशी जो सही मानों पे चाहिए, एक जो ज़रूरी ज़रूरतें हैं लॉजिस्टिक्स की और बाकी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर, उनको पूरा करते रहे। तो हम लोग, मुझे खुशी है कि इन हर चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोकल लेवल पे सपोर्ट मिली है और जो भी ज़रूरी मसले हैं उनको मसाइल को हम साथ साथ एड्रेस कर पाए हैं। तो ये फोर्स बहुत अच्छी फोर्स है। मेरी शुभकामनाएं इस फोर्स के साथ हमेशा, और मुझे फ़ख्र है कि इस फोर्स को लीड करने का मौका मुझे मिला है। सर, जेके न्यूज़ टुडे के साथ इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, 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 शुक्रिया।